नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोनी आप सभी का अपनी कलम अपनी आवाज़ एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो अभ्यर्थी रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं साइंस से, उनको अग्रिम बधाइयाँ। अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन विद्युत, जो आपके साइंस में है। विद्युत अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आज जो भी क्रियाएं हो रही है, जिसको अपन आधुनिक युग की क्रियाएं बोल रहे हैं, ये सब की सब विद्युत के कारण संभव हुई। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं कि विद्युत कहाँ से आई, मतलब ये कहाँ पे उत्पादित हुई। तो विद्युत है, फर्स्ट इसका पढ़ते हैं अपन उत्पादन। ठीक है, जैसे ही इस विद्युत को उत्पादित कर लिया, इसका उत्पादन कर लिया, तो ये अपने घरों तक कैसे आई, मतलब उपभोक्ताओं तक कैसे आई। विद्युत है, इसको उत्पादित कर लिया और इसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं उत्पादन। देखो दोस्तों, सबसे पहले विद्युत हुई उत्पादित किस रूप में? शक्ति के रूप में, जिसको अपन दर्शाते हैं P से। इसका मात्रक होता है, फर्स्ट इसका जो फॉर्मूला है P = VI होता है, जहाँ V है वो विभव होता है और I है वो धारा होती है। यहाँ V विभव है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो पावर, शक्ति का मात्रक हो गया वोल्ट एम्पियर, जिसको अपन बोलते हैं वाट। तो शक्ति का जो मात्रक है वो हो गया वाट। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, या तो वोल्ट एम्पियर या वाट। लेकिन इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन लें तो वो ये हो सकता है कि इंडिया में जो पावर है वो कितने वोल्ट पर उत्पादित होती है। तो इंडिया में शक्ति है वो 11 kV 11,000 वोल्ट पर उत्पादित होती है। ठीक है, अब इसमें दो टर्म आई, एक विभव और एक धारा। तो अपने लिए ये भी जरूरी है जानना कि विभव क्या है, धारा क्या है। देखो दोस्तों, विभव क्या होता है? अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। विभव क्या होता है? किसी बिंदु आवेश को या एकांक आवेश को अनंत से उस विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। तो इसका मतलब है कि V है = W/Q। W क्या है? वर्क। Q क्या है? आवेश। तो यहाँ जो V की यूनिट है वो क्या होनी चाहिए? जूल पर कूलाम। और ये जूल पर कूलाम है वो = होता है वोल्ट के। तो विभव का मात्रक क्या हो गया? जूल पर कूलाम या वोल्ट। अब आती है अपने बात धारा की। अब अपने बात आती है धारा की। देखो दोस्तों, धारा क्या होती है? धारा है, उसकी डेफिनेशन होती है
आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर है वो विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, अपॉन में डी टी है तो इसका मतलब है कि ये रेट है, दर है। डी क्यू क्या होता है? आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ से अपने को ये पता चलता है कि धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम पर सेकंड होता है। ये कूलाम पर सेकंड है, कूलाम पर सेकंड, ये इक्वल टू होता है 1 एम्पियर के। कब? जब किसी एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो अपने को जो धारा है वो 1 एम्पियर मिलती है। कब? जब एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो अपने को 1 एम्पियर धारा मिलती है। ठीक है, यहाँ से अब आगे चलते हैं। उत्पादन में P इज इक्वल टू वी आई, पावर पढ़ लिया। पावर क्या होता है? P इज इक्वल टू वी इंटू आई। पावर की यूनिट देख ली, वोल्ट एम्पियर या वाट। पावर है वो विभव और धारा से मिलके बना होता है। अब यहाँ अपने को ये पता चला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कि इंडिया में जो पावर है 11 केवी पर उत्पादित की जाती है। विभव पढ़ लिया, वर्क अपॉन आवेश, वर्क अपॉन चार्ज, धारा पढ़ ली, चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ उत्पादित हो गई पावर। अब इस उत्पादित पावर को अगर मुझे ग्राहकों तक उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है तो फर्स्ट तो उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? देखो, मुख्यतः उपभोक्ता 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेस वाले और 3 फेस वाले। सिंगल फेस वाले हैं वो उपभोक्ता होते हैं डोमेस्टिक, जो घरेलू है, और 3 फेज वाले उपभोक्ता है वो होते हैं इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो उत्पादन जहां हो रहा है वहां से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, इस पावर को पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी। तो ये माध्यम क्या होगा? माध्यम है वो होगा तार, चालक तार। माध्यम क्या होगा? चालक तार। चालक तारों के माध्यम से उत्पादन जहां हो रहा है वहां से उपभोक्ताओं तक अपन ये पावर पहुंचाते हैं। तो यहाँ 2 प्रोसेस होते हैं। उत्पादन जब होता है वो उत्पादित क्षेत्र से कंज्यूमर तक जब होता है तो यहाँ 2 प्रोसेस वर्क करते हैं। फर्स्ट है संचरण और सेकंड है वितरण। अगर ये पावर जीएसएस टू जीएसएस, अगर ये पावर ट्रांसफर है, पावर संचरण है, अगर जीएसएस टू जीएसएस हो रहा है, पावर का आदान प्रदान, एक जीएसएस है वो दूसरे को दे रहा है तो वो संचरण कहलाता है। यहाँ जीएसएस का पूरा नाम क्या होता है? ग्रिड सब सिस्टम। यदि एक जीएसएस है वो पावर को दूसरे जीएसएस तक भेज रहा है तो इसका मतलब है कि वो संचरण है। फिर मान लो यहाँ ये लास्ट जीएसएस था जिस पे ये पावर आ गई। अब इस जीएसएस से जो पावर है वो ग्राहकों को मिल रही है। तो जिस जीएसएस से ग्राहकों को पावर मिल रही है ये जीएस कहलाता है वितरण जीएसएस या डिस्ट्रीब्यूशन जीएसएस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों।
अब देखो दोस्तों, यहाँ यूज क्या किए जाते हैं, चालक तार। चालक तार अगर यूज किए जाते हैं तो जहाँ चालक तार यूज किए जाते हैं वहाँ हानियों की बात जरूर होगी, वहाँ हानियाँ जरूर होगी। तो यहाँ जो चालक तार है इनमें हानियाँ होती है, वो P इज इक्वल टू वी आई से, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू ओम के नियम के अनुसार I समानुपाती है V। ओम का नियम, देखो दोस्तों मैं बिल्कुल जीरो से चल रहा हूँ, जो वर्ड अपने काम आ रहा है, जो टर्म काम आ रही है उसका मतलब बताते जा रहा हूँ। ओम का नियम क्या बोलता है कि किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा यदि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होती है तो उसके सापेक्ष जो विभव उत्पन्न होगा वो इस धारा के समानुपाती होगा। यहाँ से I समानुपात V है, अगर इसको इक्वल टू लेते हैं तो ये आ जाता है V अपॉन R, जहाँ R क्या है, जहाँ R है प्रतिरोध, R क्या है, प्रतिरोध। यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ देखो R है प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होता है, धारा के प्रवाह में उत्पन्न विरोध, धारा के प्रवाह में उत्पन्न विरोध को अपन कहेंगे प्रतिरोध, और प्रतिरोध का जो मात्रक है वो होता है ओम। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर इसमें रखते हैं तो आई आर इंटू आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अब यहाँ से ये पता चलता है कि P है वो पूर्णतया धारा पे निर्भर है, ना केवल धारा पे, धारा के स्क्वायर पे निर्भर है। अगर धारा का मान अधिक होगा तो यहाँ हानियाँ, वायर में जो हानियाँ है वो यहाँ पावर लॉस लिख देते, P लॉस, ये P लॉस स्क्वायर के रूप में बढ़ेगी। अगर धारा का मान कम है तो ये P लॉस जो है, पावर हानि है, वो स्क्वायर के रूप में कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि उत्पादन क्षेत्र से वितरण तक अगर धारा के मान में परिवर्तन कर दें तो अपने लॉसेज को कम किया जा सकता है। यहाँ इस फॉर्मूले से P इज इक्वल टू वी आई से, P क्या होता है, पावर होता है। पावर यहाँ जितनी उत्पादित होगी पावर हमेशा उतनी ही रहेगी, इतनी ही पावर संचरण तक और इतनी ही पावर वितरण तक पहुँचनी चाहिए। कब, जब वो आदर्श कंडीशन लागू हो, कि जब आदर्श स्थिति हो तो यहाँ जितनी पावर उत्पादित हो रही है वो कंज्यूमर तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ हानियां हो जाती। लेकिन मान लिया कि वो जितनी पावर उत्पादित हो रही है उतनी पावर ग्राहकों उपभोक्ताओं तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब है P कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया। इसको मैं ले लेता हूं 1 इज इक्वल टू वी आई। यहाँ से मुझे पता चलता है कि V और I का रिलेशन है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। जबकि यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ I और V का समानुपात का है, जबकि यहाँ पे व्युत्क्रमानुपात का है। I समानुपात V, ओम का नियम, ओम का नियम है वो केवल डीसी परिपथों पर लागू होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओम का नियम है वो डीसी परिपथों पर लागू होता है। कब, इसमें एक अवस्था भी रहती है, इसमें एक शर्त भी रहती है। ओम का नियम है वो कब सत्य होता है, जब तापमान स्थिर हो। तापमान क्या हो, स्थिर हो। अगर मान लो दोस्तों यहाँ मैं एक क्वेश्चन बोलूँ कि निम्न में से ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता, निम्न में से ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता, फर्स्ट मान लो मैंने दे दिया डीसी परिपथ, सेकंड दे दिया मैंने
अर्धचालक सी मैंने दे दिया ए एंड बी बोथ दोनों, और डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ फर्स्ट मुझे ये पता है कि ओम का नियम जब लागू होगा तो तापमान स्थिर होगा। डीसी परिपथों पे तो ये ओम का नियम लागू होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर मैंने देखा बी अर्धचालक, ये मेरा आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, वे कुचालक पदार्थ जो 0 केल्विन पर तो कुचालक की तरह व्यवहार करें, और जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे और तापमान को कमरे के ताप तक पहुंचा देंगे तो ये चालक की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे। तो अर्धचालक है, इनमें तापमान परिवर्तन होता है, तो तापमान स्थिर इनमें नहीं रहता है, तो अर्धचालकों पर ओम का नियम लागू नहीं होता। तो मेरे लिए ये आंसर हो गया कि ओम का नियम है वो अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। तो यहां से अपने को ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों इस रिलेशन से V और I का रिलेशन है वो व्युत्क्रम का है। तो इसका मतलब है अगर V को अपन मैक्सिमम रखें तो I क्या होगा? तो I हो जाएगा मिनिमम। अगर V मिनिमम है तो इसका मतलब है I मैक्सिमम है। और कॉपर लॉस है जो I²R, इसको बोलते हैं अपन ताम्र हानि। ये ताम्र हानि I²R है, पूरी तरह I पे निर्भर करती है। जितनी धारा अधिक होगी उतनी ताम्र हानियाँ अधिक होगी। तो इसका मतलब है उत्पादन से अगर उपभोक्ताओं तक या वितरण तक, मान लो एक बार वितरण तक, उपभोक्ता से उत्पादन से वितरण तक अगर मैं वोल्टेज को अधिकतम रख लूँ, अगर वोल्टेज को अधिकतम रख लूँ तो धारा का मान है वो मिनिमम हो जाएगा, I है वो मिनिमम हो जाएगा। अगर I मिनिमम है तो यहाँ से अपने को पता कि P है वो I²R है, तो यहाँ P भी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। कब? जब I मिनिमम हो। P मिनिमम कब होगा? जब I मिनिमम हो। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक अपने अगर वोल्टेज में कुछ इस प्रकार परिवर्तन करते जाएं कि धारा में परिवर्तन होता रहे, यहाँ अपने आप हो जाएगा। जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाएंगे धारा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जैसे वोल्टेज कम होगा धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पावर है वो यहाँ पर ने क्या ले ली? कांस्टेंट। तो यहाँ उत्पादन से वितरण तक पावर को जब पहुँचाएंगे तो वोल्टेज में परिवर्तन करना है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है यहाँ उत्पादन है वो 11 kV पर होता है, जबकि उपभोक्ता अगर सिंगल फेज वाले हैं, अगर डोमेस्टिक है तो वो लगभग 220 वोल्ट सप्लाई में चाहते हैं। अगर ये 3 फेज है तो लगभग 440 वोल्ट इनको चाहिए। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, वहाँ कम चाहिए। तो इसका मतलब है वोल्टेज में परिवर्तन अपन कर सकते हैं। अगर 11 kV पे मैं इसको ट्रांसफ़र करूं तो धारा का मान इतना कम नहीं होता कि जो ताम्र हानियाँ है, कॉपर लॉसेज है, वो कम हो जाए। तो प्रारंभ में क्या होता है, इस 11 kV को 33 kV में, फिर 33 को 66 kV में, फिर 66 को 132 kV में, फिर 132 को 220 kV में, और फिर 220 को
400 केवी में बदल दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज 11 केवी से 400 केवी तक पहुंच रहा है, तो मतलब कि वोल्टेज बढ़ रहा है। अब संचरण के बाद, संचरण से जब डिस्ट्रीब्यूशन तक वोल्टेज जाता है तो फिर से कम होता है। 400 से 220, 220 से 132, 132 से 66 और 66 से 33, 33 से 11 केवी। यहाँ लास्ट अपना जो जीएसएस है वो होता है 33 केवी का। ये 33 केवी वाला जो जीएसएस है वो वितरण है, वितरण में आता है, और ये जीएसएस है अपने को देगा 11 केवी। वो आगे कैसे बदलेगा वो अपन बात बाद में करते हैं। लेकिन यहाँ ये वोल्टेज में कमी या वृद्धि अपन कर रहे हैं, तो ये किसके माध्यम से कर रहे हैं? ये एक युक्ति होती है जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक स्थैतिक युक्ति है। देखो यहाँ स्थैतिक युक्ति का मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मर में कोई भी पार्ट घूमने वाला नहीं है। ट्रांसफॉर्मर में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो घूमता हो या रोटेट करता हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि ट्रांसफॉर्मर है वो एक स्थैतिक युक्ति है। फिर देखो ट्रांसफॉर्मर में 2 कुंडली होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट जो कुंडली है इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, और जो दूसरी कुंडली है उसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। अगर प्राथमिक कुंडली में कोई धारा प्रवाहित होती है आईपी, आईपी का मतलब है प्राइमरी करंट। अगर यहाँ आईपी धारा कोई प्रवाहित होती है तो आईपी धारा के कारण इस कुंडली में एक फ्लक्स उत्पन्न होगा जिसको अपन बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ चुंबकीय कोई क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ एक फ्लक्स उत्पन्न होगा। जैसे जैसे धारा के मान में वृद्धि होती जाएगी या अधिक समय तक धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ फ्लक्स की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी, और ये फ्लक्स है जो द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी कोइल से इस प्रकार कनेक्ट हो जाएगा। याद रखना प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, इनके बीच में फिजिकल संपर्क नहीं है। इन दोनों के बीच में जो संपर्क है वो फ्लक्स के कारण है, इस फ्लक्स के कारण है। तो इसका मतलब है कि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में जो संपर्क है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण या मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण है। यहाँ ये फ्लक्स है इन दोनों में कॉमन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण। फाई एम को क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण। यही इस ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत होता है, अन्योन्य प्रेरण ही इसका सिद्धांत। अन्योन्य प्रेरण क्या बोलता है कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाना। प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाना। इस फ्लक्स के कारण सेकेंडरी में क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यह जो सिद्धांत है ये कहलाता है अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत, जो कि इस ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर है वो एक स्थैतिक युक्ति है। सेकंड है इसका सिद्धांत, सिद्धांत क्या हो गया? अन्योन्य प्रेरण। यहाँ पे होता क्या है, ये प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या, ये द्वितीयक कुंडली में घेरों की संख्या। यहाँ जो ईएमएफ है वो घेरों की संख्या के समानुपाती होता है। जिसमें घेरों की संख्या अधिक है उसमें ईएमएफ भी अधिक उत्पन्न होगा। अब जैसे ये ई की बात आई तो ई का रिलेशन, जो विभव अपने लिए एक ईएमएफ है, उसका रिलेशन मुझे पता है कि वो व्युत्क्रम होता है आई के। तो इसका मतलब है कि ये इसके व्युत्क्रम हो गया।
तो यहाँ से ये पता चलता है कि यदि प्राथमिक कुंडली का ईएमएफ लें तो वो किसके इक्वल होगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के। तो E1 इज इक्वल टू N1। तो अगर इसमें द्वितीय कुंडली को भी साथ में लें तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू, यहाँ उल्टा हो जाएगा क्योंकि व्युत्क्रम है, तो यहाँ हो जाएगा I2 अपॉन I1 और ये इक्वल टू होता है 1 अपॉन K के। यहाँ जो ये K है, इस K को बोलते हैं ट्रांसफर स्थिरांक या ट्रांसफर कांस्टेंट। ट्रांसफर कांस्टेंट स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से पता चलता है कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। जिसमें घेरों की संख्या ज़्यादा होगी उसका EMF ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें धारा कम होगी। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से अपन वोल्टेज के मान में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। किसकी सहायता से, इन फेरों या घेरों की संख्या में परिवर्तन करके। क्यूसेनेट ट्रांसफॉर्मर है वो एक स्थैतिक युक्ति होती है। इसका सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है। इसमें धारा, वोल्टेज और फेरों की संख्या का रिलेशन ये होता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार कि यहाँ जो अपने पावर सप्लाई है वो कौन सी होती है। यहाँ जो उत्पादन है वो होता है AC। उत्पादन क्या होता है, AC, अल्टरनेटिंग करंट। AC क्या होती है, जो समय के साथ अपने मान में परिवर्तन करती हो। AC है जो समय के साथ अपने मान में परिवर्तन करती हो, वो AC कहलाती। देखो AC है, इसका वोल्टेज हो चाहे करंट हो, अपने जो आता है घरों में जो सप्लाई है वो आता है इसका RMS मान। RMS मान का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्यम मूल मान। तो ये VRMS इज इक्वल टू होता है VM बाई रूट 2 या IRMS इज इक्वल टू IM बाई रूट 2 होता है। यहाँ बात कर रहे हैं अपन AC की, जो समय के सापेक्ष अपने मान में परिवर्तन करती हो। AC के जो RMS मान है वो होते हैं मैक्सिमम टू रूट 2, अधिकतम मान अपॉन रूट 2। AC को साइन वेव से दर्शाते हैं। AC को साइन वेव से दर्शाते हैं। यहाँ लेते हैं वोल्टेज या करंट और यहाँ लेते हैं समय। यहाँ 0 फिर पाई और यहाँ होता है 2 पाई। यहाँ 0 से 2 पाई है वो एक चक्र कहलाता है। 0 से 2 पाई समय है, इसमें इसके द्वारा तय की गई दूरी है वो एक चक्र कहलाती है। अब बात करें कि ये, तो इसमें चक्रों की संख्या है वो, इसमें चक्रों की संख्या हो गई 2, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। यहाँ चक्रों की संख्या हो गई 2। ये जो फर्स्ट वाला है चक्कर, ये कहलाता है धनात्मक चक्र या पॉजिटिव साइकिल। ये कहलाता है ऋणात्मक चक्र या नेगेटिव साइकिल। यहाँ चाहे तो धनात्मक भाग में ले लो चाहे ऋणात्मक भाग में ले लो, जो अधिकतम मान है वोल्टेज या करंट का, जो ये अधिकतम मान है इसको अपन बोलते हैं आयाम। ये भी आयाम ही होगा, चाहे माइनस है तो है लेकिन आयाम है।
यहाँ से यहाँ तक जो समय है इसका 0 से 2 पाई, ये इस चक्र का आवर्तकाल कहलाता है। ये आवर्तकाल है, ये फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के साथ इस प्रकार रिलेटेड है। F इज इक्वल टू 1/T। F इज इक्वल टू 1/T, या फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक है वो होता है साइकिल पर सेकंड, या इसको अपन बोलते हैं हर्ट्ज। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर से डायरेक्ट इस पे क्यों आए, केवल इसके लिए, आवृत्ति के लिए। ये आवृत्ति है वो क्या होती है, F इज इक्वल टू 1/T, मतलब साइकिल पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक का समय T है। अब देखो, दो क्रमागत पॉजिटिव साइकिल या दो क्रमागत नेगेटिव साइकिल्स के आयामों के बीच की दूरी है वो कहलाती है वेवलेंथ। दो क्रमागत श्रृंग, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, श्रृंग। दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत वृत्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। याद रखने एक बार, यहाँ आवृत्ति F इज इक्वल टू 1/T, इसकी यूनिट होती है साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज। स्क्रीनशॉट ले लो। अपने इंडिया में जो पावर आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति है वो होती है 50 हर्ट्ज। ये आवृत्ति होती है AC की। अब बात करें अगर DC की, तो DC धारा है वो धारा जो समय के सापेक्ष अपने मान में परिवर्तन ना करे। DC कौन सी है, वो धारा जिसके मान में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो, वो कहलाती है DC। तो इसका मतलब है, अगर ग्राफ से देखें, यहाँ समय T ले लेते हैं, यहाँ I ले लेते हैं, कि समय चाहे 0 से अनंत तक कुछ भी हो, धारा का मान जो है वो का वही बना रहेगा। तो इसका मतलब है समय अनंत हो जाए लेकिन धारा के मान में, इसके आयाम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है DC की फ्रीक्वेंसी F DC इज इक्वल टू 1/T। T कितना है, T है अनंत। कितना है, अनंत है। अनंत इज इक्वल टू क्या होता है, 1/0, 1/0। 0 ऊपर गया तो 0 इंटू 1/1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि DC की फ्रीक्वेंसी, DC की आवृत्ति कितनी होती है, DC की आवृत्ति 0 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DC की आवृत्ति कितनी होती है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोनों चीज समझ में आ गई कि AC की आवृत्ति है वो अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, जबकि DC की आवृत्ति 0 होती है। अब फिर से अपन चलते हैं ट्रांसफॉर्मर पर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने पूरे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। ये ट्रांसफॉर्मर था, यहाँ φm था, यहाँ पे IP थी और यहाँ पे IS है, यहाँ ES है, यहाँ पे EP है। अगर E1 E2 I1 I2 लेते हो तो भी ठीक है, E1 I1 N1 I2 E2 N2, या EP NP IP IS ES NS। अगर प्राइमरी है तो P से दिखा दो, सेकेंडरी है तो S से दिखा दो। अब यहाँ है कि अगर इस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस ट्रांसफॉर्मर को DC सप्लाई दें, DC सप्लाई दें तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ट्रांसफॉर्मर को अगर DC सप्लाई दें
तो क्या होगा, देखो अगर यहाँ ट्रांसफॉर्मर में डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है वो 0 है। तो होगा क्या, जैसे जैसे यहाँ धारा का प्रवाह होता रहेगा वैसे वैसे यहाँ फ्लक्स उत्पन्न होगा, यहाँ फ्लक्स है वो उत्पन्न होगा। ये फाई डीसी के कारण, ये फ्लक्स है वो डीसी के कारण उत्पन्न हो रहा है। एक चीज़ बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट, कोई भी फिजिकल टचमेंट नहीं है। यहाँ इनके बीच है जो संपर्क है वो फ्लक्स के कारण होता है, और इनके बीच में माध्यम है वो कुछ भी हो सकता है, मान लो भी एयर है। तो यहाँ क्या होगा, ये फ्लक्स है वो इतना अधिक नहीं होगा कि वो यहाँ से इस सेकेंडरी को कनेक्ट कर सके। तो यहाँ सेकेंडरी को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो लगातार इसके साथ बना रहेगा। तो लगातार इसके साथ बना रहेगा, तो कुछ समय बाद डीसी सप्लाई दें तो क्या होगा कि डीसी सप्लाई देने पर यहाँ फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है, इस फ्लक्स के कारण ये प्राथमिक कुंडली है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होके अक्समर की प्राथमिक कुंडली है वो जल जाएगी, प्राथमिक कुंडली जल जाएगी। तो इसका मतलब है कि अपने ट्रांसफॉर्मर की सहायता से अपन वोल्टेज का स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। यहाँ एक युक्ति काम मिली मैंने ट्रांसफॉर्मर, यहाँ एक युक्ति काम मिली कहाँ से, उत्पादन से। उत्पादन से एक युक्ति काम मिली, और मैं इनको स्टेप बाय स्टेप नहीं करके लास्ट स्टेप लिख देता हूँ कि यहाँ मुझे 400 kV वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब है इनपुट कितना था, यहाँ इनपुट था 11 kV। 11 kV से ये बन रहा है 400 kV। तो इसका मतलब है वोल्टेज के मान में वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि E1 वो लेस देन है E2 से। अगर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज से कम है, इनपुट वोल्टेज है या प्राइमरी का जो वोल्टेज है EP वो सेकेंडरी के वोल्टेज से कम है, अगर कम है तो इसका मतलब है कि NP है वो भी कम होगा N से। लेकिन IP है वो ग्रेटर देन होगा IS से, कि प्राथमिक कुंडली से द्वितीयक कुंडली की धारा है वो अधिक होगी। यहाँ वोल्टेज को ये कम से अधिक कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, अधिक कर रहा है। तो ये जो करेगा वो ट्रांसफॉर्मर होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सेकंड बात आती है, 400 तो हो गया, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे इसको कम करके 33 kV तक पहुंचाना है। तो इसका मतलब है फिर से कोई एक युक्ति अपन काम में ले रहे हैं। ये हो गया अक्षमर 2 और ये हो गया 1, और यहाँ पे अपने को आउटपुट मिल रहा है 33 kV वोल्टेज के मान में। मतलब अब अपने लिए ये 400 kV जो है ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए हो गया इनपुट, और ये 33 kV है वो हो गया आउटपुट। इसका मतलब है कि 400 से 33 हो रहा है, तो E1 है वो ग्रेटर देन है E2 से, या EP है वो ग्रेटर देन है ES से। तो NP है वो ग्रेटर देन होगा NS से। तो इसका मतलब है IP है वो लेस देन होगी IS से। अगर इस प्रकार का कोई ट्रांसफॉर्मर है जो वोल्टेज के मान को अधिक से कम कर रहा है, तो वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर है वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट है वो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर 2 है
वो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन हो गए कि ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण, ये एक स्थैतिक युक्ति है। इसमें जब डीसी सप्लाई देंगे तो इसकी प्राइमरी कोइल वो जल जाएगी। अगर इसके इनपुट से आउटपुट वोल्टेज अधिक है तो इसका मतलब है कि वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अगर इसके इनपुट वोल्टेज से सेकेंडरी का या आउटपुट का वोल्टेज कम है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वोल्टेज का काम क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या हो गया, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। ये जो ट्रांसफॉर्मर है, कोई सा भी हो ट्रांसफॉर्मर है, उसका वर्क क्या हो गया, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। यहाँ अपने वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन क्यों कर रहे हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो धारा के मान में कमी हो जाती है, और धारा के मान में कमी होती है तो इन तारों में होने वाले ताम्र हानियों को या आई स्क्वायर हानियों को अपन कम कर सकते हैं। तो ये कॉपर लॉसेज जो है या ताम्र हानि है, इनको कम करने के लिए वोल्टेज के मान में अपन वृद्धि कर देते हैं तो धारा ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ये वितरण तक, यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। अब इस वितरण के बाद क्या होता है, इस वितरण के बाद यहाँ वितरण शुरू होता है। यहाँ से 11 केवी अपने को आउटपुट मिलता है। ये 11 केवी अपने गली मोहल्ले इन सब के आगे एक लगा रहता है ट्रांसफॉर्मर, जो 2 पोल पे होता है, 2 खंभों पे होता है। इसलिए इसका नाम अपन ट्रांसफॉर्मर नहीं बोल के डीपी बोलते हैं। डीपी मतलब डाई पोल, 2 खंभों पे खड़ी युक्ति, वो कहलाती है डीपी। ये डीपी क्या करेगी, अपनी आवश्यकता अनुसार, जो अगर सिंगल फेज सप्लाई देनी है तो वो इस वोल्टेज को 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करेगी। अगर 3 फेज सप्लाई देनी है तो ये इसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगी। यहाँ 11 से 220 हो रहा है तो इसका मतलब है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया है। दोनों जगह 11 से 220 हो चाहे 11 से 440 हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये सब संभव किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन के कारण। क्यों, इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, तो इस आवेश प्रवाह की दर को अपन ने क्या बोला था, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को अपन ने क्या बोला था, विद्युत धारा। I = dQ/dt। ये जो अपने आवेश है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये वास्तव में कहाँ से आया, इसका नामकरण, और क्या इस पे आवेश होता है, क्या इस पे चार्ज होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज है वो 1897 में जे थॉमसन ने 1897 में की। इसकी खोज कैसे की, एक ट्यूब थी जिसका नाम था क्रूक्स ट्यूब। ये क्रूक्स ट्यूब पे वर्क कर रहे थे, क्रूक्स ट्यूब पे काम कर रहे थे। उस समय इनको एक ऋणावेशित कण प्राप्त हुआ, इनको एक ऋणावेशित कण प्राप्त हुआ। तो इन्होंने इस ऋणावेशित कण को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस, मतलब नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, m = 9.1 × 10⁻31 kg। स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, 1897 में जे थॉमसन ने। ये
कहाँ मिला? इनको क्रूक्स ट्यूब में मिला। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन। दोस्तों रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री प्लान है अनअकैडमी के 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेज एवरी वीक विथ लाइव डाउट क्लियरिंग। ठीक है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्यूज विद 20,000 प्लस क्वेश्चन हैं। और दोस्तों डेली T20 फ्री लाइव क्यूज होते हैं, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर मेल आईडी लगा के आप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों गोल में सेलेक्ट करना आपको RPSC, गोल के अंदर सेलेक्ट कीजिए RPSC। उसके बाद फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। ये लाइव क्लास इस प्रकार से चलेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आप इनवाइट कोड मांगे आपसे, इनवाइट कोड में लगा दीजिए AKAA, जिससे आपको किसी भी कोर्स पर विशेष डिस्काउंट भी मिलेगा और आप फ्री क्लासेज फ्री टेस्ट हैं वो भी देख सकते हैं। AKA लगाने के बाद, ये कोड लगाने के बाद आपको यहाँ से अनलॉक कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको एकदम सही सटीक और विश्वसनीय खबरें मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।